पेशेंट्स के लिए। मेरा नाम MS मेला है। आज हमारे साथ गरिमा गुप्ता जी हैं। हम अगले 1 घंटे हम बात करेंगे कि अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड कैसे हमें गरिमा जी हेल्प करेंगे अपनी जर्नी के थ्रू, एंड क्या हमें मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो मिनिस्ट्री है, हाउ दैट विल हेल्प। वेलकम गरिमा। थैंक यू महाला। सो गरिमा जी का मैं परिचय करवा दूं आपसे। गरिमा 12 साल का एक्सपीरियंस है इनको इस जहाँ पे इन्होंने पिछले 12 साल में कस्टमर्स के साथ काम किया है, कॉर्पोरेट्स में काम किया है, B2C B2B सेल्स में, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड ये सब 12 साल के अनुभव के बाद उन्होंने रिसेंटली एक कंपनी स्टार्ट करी है एज एन एंटरप्रेन्योर, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, जो फॉर विमेन है, बाय विमेन है। एक ट्रैवल आप कह सकते हैं, जैसे ओला उबर है वैसे ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है। इन्होंने हाल ही में स्टार्ट करी है एंड हम जानेंगे से इन इंटरप्राइजेस की लीगलिटीज के बारे में, क्या गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। गरिमा जी के एजुकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने MBA किया IBS इंडियन बिजनेस स्कूल हैदराबाद से। वेलकम गरिमा जी। थैंक यू महाला, थैंक यू सो मच। सो आज हमारे साथ यूथ हैं जो अपना करियर देख रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, इंडिया के अलग अलग भाग से जुड़ रहे हैं। और जो आप लिसनर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये कन्वर्सेशन NCS एंड युवा के कोलैबोरेशन में हम आपके साथ लेके आ रहे हैं। अब हम गरिमा जी को हैंड ओवर करते हैं अगले कुछ मिनट्स के लिए, जहाँ पे वो बात करेंगे कि कैसे आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। एंड बीच में अगर आपके कुछ सवाल हो तो प्लीज आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा एंड देन हम आपके क्वेश्चन गरिमा जी तक पहुंचाएंगे एंड देन बातचीत करते रहेंगे। ओवर टू यू गरिमा जी। शुक्रिया महाला, थैंक यू सो मच वंस अगेन। नमस्कार सारे बच्चों को, सारे फैकल्टी मेंबर्स को और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। सो महाला जी ने ऑलरेडी मेरा एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट एक बार PPT शेयर कर लेते हैं और उसके बाद हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। महाला जी, आप मुझे स्क्रीन शेयरिंग राइट्स दे देंगे प्लीज? ओके, थैंक यू। मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, हम देख पा रहे हैं। ग्रेट, थैंक यू। सो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे 2 टॉपिक्स की। एक है एंटरप्रेन्योरशिप और एक है MSME सपोर्ट, जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। सो पहले तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम दिस फैक्ट कि मैंने क्यों अपनी जर्नी 12 साल के बाद एज एन एंटरप्रेन्योर डिसाइड करी। तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ E2E, सो फ्रॉम एन एम्प्लॉय टू एन एंटरप्रेन्योर मेरी जर्नी रही। तो 12 साल में मैंने काफ़ी कंपनीज, छोटी और बड़ी, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, काफ़ियों में काम किया और इंडस्ट्रीज भी काफ़ी मैंने एक्सप्लोर करी। तो बैंकिंग हुआ, एजुकेशन लाइन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग लाइन हुआ, इनफैक्ट इंडियन जुडिशरी हुआ। 3 साल के लिए मैंने जुडिशियल सिस्टम के लिए एक गवर्नमेंट जॉब करी। उसके बाद IT सर्विसेज में जॉब करी। सो इतना सारा एक्सपोजर लेके आप जब एक बिजनेस के एस्पेक्ट्स जान जाते हो, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपको लगता है कि आप बिजनेस कर पाओगे और पैसा कमा पाओगे। आपके स्किल सेट्स, रेलेवेंट स्किल सेट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी हम आगे बात करेंगे खैर कि स्किल सेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मुझे लगा कि 12 साल में मैंने काफ़ी
नॉलेज गेन कर ली है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर गेन कर लिया है, और वहाँ से एक चाह उठी कि मुझे सारी फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए, विमेन के लिए एक इकोसिस्टम बनाना है जिसमें सब सेफ कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकें। और वहां से वो मैंने ब्रांड शुरू किया जिसका नाम है BNB, जैसे माला ने बताया, फुल फॉर्म है बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। सो वो मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी रही। अभी हाल ही में शुरुआत करी है मैंने अपनी जर्नी की, बट आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की होनी चाहिए वो है आपका जज्बा। अगर आपको लगता है कि आप में वो जज्बा है तो इवेंचुअली आप को एंटरप्रेन्योर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। सो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे पूरे इस डिस्कशन में, तो हम देखेंगे कि MSME और एंटरप्रेन्योरशिप का कैसे लिंक है। बट फिलहाल हम शुरुआत इस बात से करते हैं कि MSME ओरिजिनली है क्या। तो MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो क्या है कि जब आप कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। जब वो स्टार्ट होगी वो छोटी होगी, वो धीरे धीरे करके बड़ी बनेगी, राइट। तो MSME का भी कैटेगराइजेशन उसी तरीके से हो रखा है। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 1 CR से कम है तो वो माइक्रो कहलाएगी, अगर उसका टर्नओवर 10 CR से कम है तो वो स्मॉल कहलाएगी, और अगर उसका टर्नओवर 50 CR से कम है तो वो मीडियम एंटरप्राइज कहलाएगी। ठीक है। अब MSME है क्या? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो धीरे धीरे करके ग्रो करना चाहते हैं उस बिजनेस को, या फिर डायरेक्टली एक साथ एक बहुत बड़ा स्केल पे बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो किसी भी बिजनेस सेटअप करने के लिए आप जब सोचते हो कि मैं बिजनेस सेट कर रही हूँ, तो मैं एक बिजनेस यूनिट खड़ा कर रही हूँ, मैं अपनी कंट्री के डेवलपमेंट प्रोसेस में एक इनिशिएटिव ले रही हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का उसके साथ लिंक कर रही हूँ, मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैं एक्सपोर्ट्स कर रही हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हूँ, मैं बहुत सारी चीजें कर रही हूँ व्हाइल आई एम क्रिएटिंग एन MSME फर्म, राइट। सो आपके पास एक पर्टिकुलर स्किल्स होंगे, आपके पास कोई पर्टिकुलर सर्विसेज होंगी देने के लिए, आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा जिसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो इन सारी चीजों को जब आप यूज करके एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस यूनिट सेट करते हो तो वो MSME कैटेगरी में कहलाता है। ठीक है। अब सबसे अच्छी चीज MSME की ये है कि इट्स अ वेरी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। आपके बहुत सारे लोकल स्किल्स इसमें इस्तेमाल होंगे, आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो इसमें इस्तेमाल होंगी। अब जब इंडिया जैसी कंट्री जिसमें लेबर बहुत है और कैपिटल इतनी एक्सटेंसिवली अवेलेबल नहीं है, तो वी आर अ वेरी लेबर इंटेंसिव मार्केट, वी आर अ वेरी कैपिटल एक्सटेंसिव इनएक्सटेंसिव मार्केट। सो इन सच केसेस आपके लिए MSME एज एन ऑर्गेनाइजेशन बीइंग सेटअप इज वेरी फ्रूटफुल। अब जब आपके पास लोकल स्किल्स हैं, जब आपको पता है कि आप छोटे एस्पेक्ट से शुरू कर रहे हो और आप बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट और इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में एग्रीकल्चर फिलहाल नंबर 1 पे एज एज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटर आता है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर के बाद दूसरा नंबर सीधा MSME का है। कुछ अप्रोक्सीमेटली 29 लाख MSMEs रजिस्टर्ड हैं इन अ कंट्री लाइक इंडिया। सो आप खुद देख सकते हो कि पूरी MSME सेक्टर का और उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा बड़ा है। ओके। सो अब हम बिफोर वी मूव ऑन टू लिंकिंग MSME एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सो अभी हम बात कर रहे थे मेरी अपनी जर्नी की, बट एंटरप्रेन्योरशिप एज फैंसी एज इट साउंड्स, सबसे बड़ी चीज है कि आपको वो लीप लेने के लिए, या वो कि मतलब मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, ये डिसीजन लेने के लिए ही कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। आप सब हो सकता है अभी एक किसी तरीके की इनकम जनरेट कर रहे हो सकता है आप अभी स्टूडेंट हो सकता है आपने अपनी अभी अभी एजुकेशन कंप्लीट की हो, आप सब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अपने करियर लाइफ पे हो, राइट। सो
एंटरप्रेन्योर बनने के टाइम पे क्यों बनना है, क्या करना चाहते हो, डू यू थिंक यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, डू यू थिंक यू हैव दो स्किल्स। पहले तो वो सेल्फ क्वेश्चनिंग अपने आप से करो कि आपको क्या लगता है कि आप पुल ऑफ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर पाऊंगा, और सबसे बड़ी चीज कि एंटरप्रेन्योरशिप में कोई आपकी गारंटी नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में हर महीने क्रेडिट का मैसेज आएगा, राइट। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि कल को अगर मेरे 6 महीने 8 महीने साल भर तक अगर मेरे फॉर सम रीजन XYZ रीजन मेरे पास पैसे नहीं आए, तो हाउ विल आई सर्वाइव। यू थिंक यू वुड हैव, आपका वो रनवे, आपका वो रोड सेट है, तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी में जंप करना इज एनी गिवन डे फ्रूटफुल। अब एज एन एंटरप्रेन्योर आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए। सो आप ये देखो कि एक बिजनेस को रन करने के लिए या एक कंपनी को रन करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। फाइनेंस होता है, अकाउंट्स होता है, HR होता है, मार्केटिंग होता है, सेल्स होता है, ट्रेनिंग प्रोसेसेस होते हैं, बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, ऑपरेशंस होता है, ठीक है। फिर फाइनली आपकी क्वालिटी है, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसका रॉ मटेरियल होगा, उसकी कॉस्टिंग होगी, मतलब देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। सो इफ यू थिंक कि आप सबके आपके पास वो स्किल सेट है, तो डेफिनेटली यू वुड बी द राइट फिट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। बट उसमें 3-4 चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे जो आपकी स्लाइड पे भी सामने लिखा है, हमेशा एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच रखना। इफ you are moving towards creating an enterprise, you need to have a very strong clarity of what my path will look like. आज मैं क्या कर रहा हूँ, हफ्ते बाद मेरा प्लान क्या है, 10 दिन बाद मेरा प्लान क्या है, महीने बाद मेरा प्लान क्या है, कब मैं लॉन्च करूंगा, लॉन्च हो जाएगा तो फिर इवेंचुअली मैं कैसे उसको मैनेज करेंगे, ऑपरेशंस कैसे रन होंगे। बिकॉज as an entrepreneur, maybe you would be starting your journey absolutely individually. Bilkul, you are the driving force of driving that organization, right? Second, never get into any kind of illegal activities. So be lawfully right. As long as आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सारा पेपर वर्क और जितने कंप्लायंसेस मीट करने हैं, वो सारी चीजें अगर आपने प्रॉपरली कर रखी हैं, तो कल को आपको कभी भी किसी चीज का फियर नहीं रहेगा अबाउट फॉर सम रीजन कोई क्वेश्चनिंग हो जाती है, या आपको इनफैक्ट कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज का बेनिफिट उठाना है। सो इफ योर पेपर वर्क इज इन प्लेस, देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड, ठीक है। थर्ड इज एज एन एंटरप्रेन्योर, जब आप अपना बिजनेस आइडिया या अपने कॉन्सेप्ट पे या जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, जिसके लिए आप एंटरप्रेन्योर बने हैं, वो आइडेंटिफाई जब आप कर रहे हो, तो मेक श्योर इट इज इनोवेटिव। मतलब आप सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी चीज की, लेट से फॉर एग्जाम्पल आप इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, राइट। तो आज की डेट में ये पेन या ऐसा पेन बहुत सारे लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने कल को सोचा कि मुझे भी ये पेन मैन्युफैक्चर करना है, बट आपने क्या अलग करा है, व्हाट इज इनोवेटिव, व्हाट इज डिफरेंट। तो मे बी डिफरेंट इज दिस फैक्ट कि आपने मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट रिड्यूस कर दी, डिफरेंट इज दिस फैक्ट कि आपने रिसाइक्लेबल आइटम्स यूज कर दिए, डिफरेंट इज दिस फैक्ट कि ये पेन की लाइफ इज मे बी 1 year एग्जाम्पल, ठीक है। सो यू नीड टू बी इनोवेटिव एंड यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी आप बना रहे हो, इट इज नॉट वेरी इजीली रेप्लीकेबल, कि कोई उसको इजीली कॉपी नहीं कर सकता। इट इज इनोवेटिव एंड इट इज स्केलेबल, कि मतलब कल को ऐसा ना हो कि आपके पास बस 5 या 10 बायर ही रह जाएं, बट अगर आपको 100 बायर होने, 100 लोग आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज करना चाहते हैं, तो वो है ही नहीं, तो इवेंचुअली आप रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करोगे, ठीक है। फिर रिस्क टेकिंग एपिटाइट की हमने बात कर ली है, कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पास वो जज्बा है, तो डेफिनेटली यस। और सबसे इम्पॉर्टेंट इज ऑल्सो दिस फैक्ट कि अपने राइट्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन एंटरप्रेन्योर को हमेशा इनको मान के चलिए कि मेरे क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यू शुड नो देम वेरी थॉरली। सो इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड यू आर टेकिंग द बेनिफिट्स व्हाट एन MSME registered enterprise does, so you should know कि मेरे क्या राइट्स हैं, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सिमिलरली हो सकता है कि आपने एक ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग ऑफ मे बी चिल्ड्रन के लिए आपने एक
ऑर्गेनाइजेशन रन करी, राइट? सो आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन बच्चों की तरफ। आप अपने फिर अपने आइडिया से या अपनी सोच से डाइग्रेस नहीं कर सकते, आपको उन पे स्टिक करके चलना पड़ेगा और फिर मेक श्योर करना पड़ेगा दैट यू नो कि एवरी टाइम यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग इट फॉर अ पर्टिकुलर रीजन एंड फॉर अ पर्टिकुलर कॉज। ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं। मैं भी आजकल बहुत कुछ फेस कर रही हूँ। कुछ चैलेंजेस जो यूजुअली सब फेस करते हैं इज मोर अराउंड फाइनेंस कैसे अरेंज होगा। सो एक तो है कि आपने कुछ फाइनेंस या कुछ पैसे ऑलरेडी अपनी एंटरप्राइज को चलाने के लिए लगा दिए, बट उसको सस्टेन करने के लिए, उसको आगे बिल्ड करने के लिए आपको और पैसों की जरूरत होती है। सिमिलरली अगर आपने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए आपको जगहें चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ से सस्ता मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, ऑल दोज थिंग्स, राइट? मैनेजरियल स्किल्स की हम बात कर चुके हैं। मार्केटिंग एबिलिटीज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मार्केटिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब आपने कुछ बना लिया, अगर आप उसको बेच नहीं पाए तो अल्टीमेटली देन इट इज ऑफ नो यूज। सो बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो अपने मार्केटिंग एरिया को आउटसोर्स कर देती हैं, मतलब किसी और को दे देती हैं करने के लिए कि आप हमारे बिहाफ पे कर दो, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन। सिमिलरली आपकी क्वालिटी मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि आज तो आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दिए हैं, बट कल को 100 लोग जुड़ जाएं आपके पास तो सब आपको बोलने लग जाए कि क्वालिटी गिर गई, राइट? सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी क्वालिटी एब्सोल्युटली मेंटेन्ड रहे, कंसिस्टेंट रहे। फिर अगर आपने अपनी फैक्ट्री खड़ी करी है या आपने कुछ एम्प्लॉयज को रखा हुआ है तो वो चीज आती है आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में। सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी आपने चीजें अपने एंटरप्राइज को यूज करने के लिए ले रखी हैं, आप उनका 100% इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप उनका 100% इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग द रिसोर्सेज। दैट मीन्स आप अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, मतलब पैसे भी वेस्ट कर रहे हो। तो मेक श्योर यू आर using the capacity you have created to the fullest। बहुत बारी हमें लगता है कि हाँ इसको भी रख लेते हैं, इसको भी रख लेते हैं, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, बट अल्टीमेटली यू मे एंड अप जस्ट पेइंग पीपल एंड नो आउटपुट इज ड्रिवन फ्रॉम देम। ठीक है। लास्ट इज डेफिनेटली कंपटीशन। मतलब कंपटीशन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमेशा लोग आपको इस बात के लिए भी रियलाइज कराते रहेंगे कि आपका एंटरप्राइज नहीं चलेगा। आपको इस बात का भी रियलाइजेशन होता रहेगा कि हो सकता है कोई मेरे साथ का कंपटीशन खड़ा हो जाए, जो मैंने बनाया है वो ही कर ले। थर्ड, ऑलरेडी आप एक हो सकता है ऐसी मार्केट में घुस रहे हो जिसमें ऑलरेडी कंपटीशन बहुत है। ठीक है। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं इस कंपटीशन को कैसे हमेशा मात दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। अगर आपके पास वो स्ट्रैटेजी नहीं है तो इवेंचुअली आपका कंपटीशन कभी ना कभी जाके या तो आपको खा जाएगा या आपको एक्वायर कर लेगा या फिर आपका ही बिजनेस आइडिया कॉपी कर लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं इस बात पे कि एमएसएमई अगर आप एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके पास गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स दे रखी हैं। ठीक है। सो अगर आप मेरे अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे, मेरे पास ऑनेस्टली इस गवर्नमेंट स्कीम्स को लिखने के लिए स्क्रीन छोटा पड़ गया था, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी दैट देयर आर approximately 100 category of schemes in which the government can help you. So depending on कि आपका जो बिजनेस प्लान है वो किस स्कीम या किस कैटेगरी के अंडर आता है, उसके लिए मल्टीपल स्कीम्स एप्लीकेबल होंगी। ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका लिखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अगर आपके पूरे बिजनेस में कहीं पे भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो भले ही आपकी मशीनरी का इस्तेमाल हो या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो मोबाइल ऐप पे सेल हो रहा हो या किसी वेबसाइट पे सेल हो रहा हो या जैसे ई कॉमर्स है वो हो, तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो जनरली हर जगह एप्लीकेबल हैं। सो फॉर एग्जांपल नीति आयोग। सो नीति आयोग में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इनफैक्ट ये मोदी जी का पूरा इनिशिएटिव है।
सो नीति आयोग में अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ रुपीस सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए एलोकेट किए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि अगर कोई भी नीति आयोग का बेनिफिट लेना चाहता है तो इन टोटल एज अ कंट्री 1000 करोड़ वो डिसबर्स करने के लिए तैयार हैं टू अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अब मैं अपने एमएसएमई को कैसे फाइनेंस करूं? हमने ये तो जान लिया एमएसएमई क्या होती है, हमने ये भी जान लिया कि एज एन एंटरप्रेन्योर मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मेरे पास क्या स्किल्स होने चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स। बट मान के चलिए अब फाइनली मेरे पास मैंने एक एमएसएमई रजिस्टर कर ली है एंड नाउ आई नीड फंड्स टू रन माई एमएसएमई। सो बहुत सारे तरीके हैं टू रेज फंड्स या टू फाइनेंस योर एमएसएमई, जिसमें गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। सो हम एक एक को एक साथ एक एक को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहली चीज इज डेट। डेट का मतलब होता है लोन। मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ डेट की, बट ऐसे बहुत बारी होता है दैट आपको लग रहा है कि आपका रीपेमेंट हो जाएगा। आपने अगर किसी से मान लीजिए 10 लाख का लोन लिया, आपको किसी ने बोला कि आपका 1 साल का रीपेमेंट पीरियड है, तो आपने 10 लाख के 12 महीने के हिसाब से सम नंबर की ईएमआईज बनवा ली, उसके ऊपर आपका 10% या 11-12% का इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल रहा, राइट। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए वो डेट करंट ऑपरेशंस में सॉल्व करेगा एंड एट द सेम टाइम आपकी कोई लाइबिलिटी खड़ी नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि आप उसे रीपे कर पाओगे, देन डेफिनेटली गो अहेड एंड टेक दैट डेट। बट डेट शुड ओनली बी टेकन व्हेन यू नो दैट यू विल बी एबल टू रीपे इट विद इन द टाइम। नहीं तो फिर उसके बाद आपके बैंक वाले, लोन वाले आपको फोन कर करके, रिकवरी एजेंट्स होते हैं जो बोलेंगे कि नहीं पैसा वापस दो। ठीक है। सेकेंड इज प्राइवेट इक्विटी। सो प्राइवेट इक्विटी का मतलब होता है कि आपकी कंपनी के कुछ पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स होते हैं। सो से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खड़ी करी है, सो क्या होगा कि मेरे दो लोग होंगे, दो पार्टनर्स होंगे, एक मैं होंगी और मेरे एक पार्टनर होंगे। सिमिलरली मैंने अगर प्रोप्राइटरशिप खड़ी करी है तो एक सिंगल ओनर होगा जो कंपनी को रन करा होगा, जिसे हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। सो प्राइवेट इक्विटी में आप अपने कंपनी के स्टेक्स आगे सामने वाले को देते हो एट सम पर्टिकुलर कॉस्ट। सो से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिविजुअल एक कंपनी की ओनर हूं तो मेरे पास कंपनी के 100% स्टेक्स हैं। कल को मैं सामने वाले को बोलूंगी कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, उसमें से मैं आपको 10% स्टेक होल्डिंग राइट्स दे देती हूँ, तो मेरे पास 90 बचे, सामने वाले के पास 10 बचे, और इवेंचुअली मुझे उस 10% के बदले 10 लाख रुपए मिल गए टू रन माई बिजनेस। नाउ टुमारो इफ माई बिजनेस चेंजेस फ्रॉम 0 टू से 1 करोड़, ठीक है, तो वो 10% की वैल्यू 1 करोड़ के अकॉर्डिंग will approximately be 10 लाख रुपीज, राइट। सो 10 लाख रुपीज जो सामने वाले ने मुझे पैसे दिए थे उनको वापस चले जाएंगे, राइट। सो दैट इज प्राइवेट इक्विटी। इक्विटी इज इक्वल टू द शेयर्स दैट द कंपनी होल्ड्स। अब प्राइवेट इक्विटी आपको कौन कौन देता है? वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, HNIs होते हैं, विच इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एंड अलग से इंडिविजुअल्स भी होते हैं जो इवेंचुअली छोटे छोटे फंड्स लेके उनके पास, मे बी दीज कुड बी सैलरी पीपल, दीज कुड बी पीपल हु हैव इवेंचुअली उन्होंने अपना कैपिटल इकट्ठा कर लिया है और अब वो उस कैपिटल को मल्टीप्लाई करने के लिए छोटे छोटे बिजनेस वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं जिसमें वो अपना इन्वेस्टमेंट दे सके। ठीक है। देन गवर्नमेंट सीड फंड। सो अभी तक हमने डेट की बात करी, प्राइवेट इक्विटी की बात करी, गवर्नमेंट भी बहुत सारे आपको सीड फंडिंग स्कीम्स प्रोवाइड करती है, जिसपे अभी हम आगे आएंगे और डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एक होता है फैमिली और फ्रेंड्स। सो यूजुअली इन एवरी बिजनेस आप हमेशा सुनेंगे, सब आपको बोलेंगे कि आप फैमिली और फ्रेंड्स राउंड कर लो। फैमिली और फ्रेंड्स राउंड का मतलब होता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं जिनको आप जानते हो या जिनको लगता है कि आपके बिजनेस प्लान में और आपके ऑर्गेनाइजेशन में दम है, आप उनको बोल सकते हो कि हमारे लिए प्लीज आप एक इन्वेस्टमेंट कर दो एंड हम जब प्रॉफिट आएगा या फिर जो भी होगा हम आपको रिटर्न कर देंगे। और भले ही उनको रिटर्न नहीं भी करो, दे शुड बी ओके विद इट। दैट इज व्हाई दे आर फैमिली एंड फ्रेंड्स, राइट। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर का होता है मतलब कि आपके पास आज की डेट में एक
वैल्यू आपने डिसाइड कर ली कि मैं आपको एक पर्टिकुलर डेट अमाउंट दे रहा हूँ, और कल को मेरे को जब आप रिटर्न करोगे तो आपकी वैल्यूएशन के बेसिस पे, एज एन आपकी कंपनी कितनी बड़ी हो गई उसके बेसिस पे मुझे रिटर्न करना। तो मतलब मैं प्रेजेंट का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बट फ्यूचर में मैं उसे कन्वर्ट करूंगा बेसिस योर कंपनी वैल्यू, ठीक है। और लास्ट में आते हैं ग्रांट। सो ग्रांट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम डेट्स और प्राइवेट इक्विटी। ग्रांट का मतलब होता है कि हम आपको बस मनी दे रहे हैं with this intent that you will be using this for some XYZ purpose. So उसमें आपकी liability नहीं होती। ग्रांट आप रेज करते हो फॉर ऑपरेशनल चैलेंजेस, स्केलिंग अप चैलेंजेस, ग्रोथ चैलेंजेस। सो गवर्नमेंट अगेन आपको बहुत सारे ग्रांट्स देती है। ग्रांट का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग दोज ग्रांट्स इन द राइट डायरेक्शन जिसके लिए आपने ग्रांट्स रेज करे। और दूसरी चीज कि एज अ कंपनी आपकी लायबिलिटी ग्रांट्स के लिए बिल्कुल नलिफाई हो जाती है, ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे थे अबाउट अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। सो हम आते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स रन करे हुए हैं। कुछ मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी सिटी से हो, कौन सी स्टेट से हो, वहां का आप प्लीज डेफिनेटली इंटरनेट पे जाके पढ़िए। सो मेरा फेवरेट इज ऑब्वियसली स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। सो जब हमने BNB या बोल्ड एंड ब्यूटीफुल को रजिस्टर किया था, राइट, व्हेन वी रजिस्टर्ड, हमने MSME रजिस्टर करी, फिर उसके बाद हमने लर्न करा कि गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स देती है, तो हमने स्टार्टअप इंडिया के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करा। अब स्टार्टअप इंडिया का क्या मतलब है, आपको एक DPIIT रिकॉग्निशन मिलता है, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन हैज नाउ अ स्टार्टअप इंडिया अप्रूवल। अप्रूवल से क्या होगा, आपके पास बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स होंगे, आपके पास जब आप अपने मंथली, ईयरली, क्वार्टरली कंप्लायंसेस करते हो कंपनी के, आपके लिए बहुत आसान प्रोसेसेस रहेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे आपका पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइटिंग हो गई, इन सारी चीजों को ट्रैक करने के लिए इनकी फीस एग्जेम्प्ट हो जाती है। सो ऐसे ऐसे आपके पास मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सिमिलरली स्टेट्स के अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं। सो जैसे अगर हम बात करें स्टार्टअप हरियाणा की, राइट, सो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम हरियाणा राइट नाउ। तो अगर हम स्टार्टअप हरियाणा की बात करें, तो अगर कल को मैं ऑफिस ले लेती हूँ तो मेरे पास मेरी ऑफिस का जो रेंटल है, जो लीजिंग अमाउंट जाता है, उसके ऊपर मेरे पास डिस्काउंट है। फिर अगर मुझे मोबाइल ऐप बनानी है, उसके ऊपर मेरे पास डिस्काउंट है। मेरा जो पेटेंट फाइल करने के टाइम पे जो कॉस्टिंग आएगी, विच इज ऑलमोस्ट 50-60 हजार रुपए, उसका रीइंबर्समेंट के लिए मैं कंप्लीटली एलिजिबल हूँ। फिर अगर मेरा टेक प्लेटफॉर्म है तो हो सकता है मैं उसको किसी सर्वर पे होस्ट करूँ, राइट, तो वहां पे AWS, जैसे Amazon वेब सर्विसेज, आप कुछ लोगों ने सुना होगा, तो AWS की जो कॉस्टिंग होती है उसका कंप्लीट रीइंबर्समेंट मुझे एलिजिबल हो जाता है। सो ऐसे ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ने ले रखे, तो इन इनिशिएटिव्स का पूरा पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि सबसे पहली चीज, बहुत लोगों को तो इनके बारे में पता ही नहीं होता, और दूसरी चीज अगर पता होता है तो यू नीड टू नो अगेन योर राइट्स and your responsibilities to make sure that you're availing the maximum out of these, ठीक है। उसके बाद हम अभी बात करेंगे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की, मेरी अपनी जर्नी के बारे में और बहुत सारी चीजें। बट कुछ सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा आज की डेट में प्रमोट कर रही है। सो उनमें से कुछ सेक्टर्स हैं डीप टेक, हेल्थ टेक, फिनटेक, एग्रीटेक, मीडिया टेक, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स। सो अगर आपका अपना बिजनेस आइडिया या आपका बिजनेस प्लान, या अगर आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आपके पास इन सब के अराउंड कुछ है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए, उसको थोड़ा स्ट्रक्चर आउट करने की कोशिश करिए। अपने आसपास अपने कॉलेजेस के या अपने NCS के मेंटर्स, फैकल्टी, इन सबको अप्रोच करके इनसे पूछिए कि इसको कैसे स्ट्रक्चर करा जा सकता है। बिकॉज अगर आपके बूमिंग सेक्टर्स में से कोई आप आइडिया या कोई आप कॉन्सेप्ट पे वर्क करना स्टार्ट करते हो, तो आपके पास इनफैक्ट और ज्यादा सपोर्ट आएगा as compared to other sectors. Okay, so now coming to women entrepreneurship. So, I think सबसे अच्छी बात about this whole initiative is जो आपको exposure और जो आपको
प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स रहने का पार्ट, आपको जो सरकार से रिकग्निशन और इतनी चीजें जो मिलती हैं बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, और जो आपकी, सो बेसिकली इट्स अ बिग ब्लेसिंग आई वुड से, ठीक है। सो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्टैटिस्टिक देती हूँ। इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारी पीपल थिंक कि वो एंटरप्राइज खड़ा करेंगे, बट ओनली 19% विमेन एंड अप इन रजिस्टरिंग देयर एंटरप्राइज, क्योंकि उनको लगता है कि वो कर नहीं सकते, या फिर उनको किसी तरीके का डर है, कोई सोशल प्रेशर है, कोई इकोनॉमिक प्रेशर है, कोई XYZ reasons होते हैं. We all understand there are a lot of challenge which all women face at some point of time, right? So इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत प्रमोशन मिलता है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को। सो स्टेट वाइज पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स हैं, और बहुत सारे इंक्यूबेशन और एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स हैं। इनफैक्ट मैं खुद बहुत सारे प्रोग्राम्स का पार्ट रह चुकी हूँ, और डिस्पाइट हो सकता है कि आपका कोई एक पर्टिकुलर रीजन हो जो आप इस इनिशिएटिव या इस प्रोग्राम का पार्ट रह रहे हो, but either which ways, even if that is not solved, there is a lot of learning that happens when you avail or go to these programs and attend these initiatives and take these classes. ठीक है। So अब हम state wise policy पे आते हैं। So obviously there are a good number of initiatives that can happen, but मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल केरला है, ठीक है। सो अगर आप सब साउथ से कुछ लोग हैं, तो केरला गवर्नमेंट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक सॉफ्ट लोन देती है विच इज ऑफ 15 लाख, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको कभी भी जब डेट या लोन रेज करना होता है, आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन देना होता है, आपको एक्सप्लेन करना होता है गवर्नमेंट को कि आप इस अमाउंट को कैसे यूटिलाइज करोगे। वो आपके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ले करते हैं कि आपको 3 इयर्स में पे करना है, 5 इयर्स में पे करना है, ये आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा। So government issues that loan in Kerala for all women entrepreneurs. Similarly, if you fall between an age of 18 to 45, then you get a young entrepreneurs soft loan, which is up to almost 30 lakhs. ठीक है, so which is a good amount to invest and start your business. कल मैं इनफैक्ट एक I was reading a story जिसमें एक women entrepreneur है, उन्होंने एक पिज्जा आउटलेट खोला है इन केरला इटसेल्फ। सो उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपीज करी है फॉर ओपनिंग अ कैफे। उनका पर मंथ रॉ मटेरियल्स और रनिंग कॉस्ट मिला के 1.4 लाख है। सो अल्टीमेटली पर मंथ वो 2.8 लाख रुपीज पर मंथ बचा रही हैं, विच इज एब्सोल्युटली हर प्रॉफिट। सो 4 lakhs एज एन इन्वेस्टमेंट इज नथिंग एट ऑल, एंड आपको 2.8 का पर मंथ रिटर्न आ रहा है फ्रॉम द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। सो इससे ज्यादा अच्छा बिजनेस प्लान क्या ही हो सकता है, राइट? सिमिलरली आप पंजाब में जाओ, तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव ले रखा है कि हमारे पास जितना भी गवर्नमेंट का फंड एलोकेटेड है, उसमें से 25% हम डायरेक्टली विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ही देंगे। सो दैट इज मेकिंग मोर विमेन रजिस्टर देमसेल्व्स एंड प्रमोटिंग देम टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, राइट? अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बैंक्स के या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के तरफ से इनिशिएटिव्स हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव्स हैं। सो मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स इज मुद्रा योजना। सो मुद्रा योजना के 3 कैटेगरीज हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सा कितना लोन रेज करना है, उसके हिसाब से आप उस कैटेगरी में फॉल होते हो। और आपका रीपेमेंट पीरियड इन मुद्रा योजना इज बिटवीन 3 to 5 years, सो विच इज अ लॉन्ग टाइम। सो अगर आप 50,000 भी रेज कर रहे हो, तो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं उसकी नंबर ऑफ EMIs थोड़ी ज्यादा बना लूं, ताकि मेरे ऊपर महीने का प्रेशर ना आए। सिमिलरली आपके पास स्टैंड अप लोन्स होते हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होते हैं। आपके पास नीति आयोग का लोन है, जिसमें मैंने बताया, जिसमें 1.4 लाख रुपीज आप रेज कर सकते हो। बैंक्स में, स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देना बैंक है, ठीक है, वो अपना देना के नाम से ही एक लोन चलाता है कॉल्ड देना शक्ति। सो उसमें आप 20 लाख का लोन रेज कर सकते हो। आपके पास महिला उद्यन योजना है जो आप पंजाब नेशनल बैंक से ले सकते हो। फिर आपके पास प्रधानमंत्री रोजगार योजना है जो आपको 10 लाख तक का लोन देता है, एक्सेप्ट द पार्ट की PMRY वाली जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, उसमें आपको
एज अ प्रोसेस 10 लाख का लोन रेज करने के लिए आपके 3 to 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। उसमें आपको बड़ा कैटेगरिकली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको लोन क्यों लेना है, आप कैसे उसे यूटिलाइज करेंगे, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, आपकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या रहेंगी, कैसे आप इसको रिटर्न कर पाओगे एंड ऑल दोज थिंग्स। या सो आई थिंक मोर और लेस हमने काफी कुछ कवर कर लिया, बट यू नो इतना सब कुछ जानने के बाद हमें ये जानना है कि फ्यूचर लगेगा कैसा हमारा, मतलब हम इतनी एंटरप्रेन्योरशिप, इतनी एमएसएमईज की बात कर रहे हैं, इतनी अपकमिंग टेक्नोलॉजीज, अपकमिंग वेज की बात कर रहे हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में, बट फ्यूचर क्या कहता है। सो इंडिया एज अ कंट्री हैज ग्रोन इमेंसली, सो leave aside number of startups, leave aside number of MSMEs, leave aside number of unicorns, everywhere the startup culture is being promoted. शायद आपके for sure सर्कल में कोई ना कोई होएगा ही जिन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया होगा। वो किस लेवल पे है उस पे तो हम डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन टू हैव, बट टेकिंग दैट इनिशिएटिव टू मेक एन इम्पैक्ट, टू चेंज समथिंग is itself a big leap, ठीक है। सेकेंड इज जैसे हम कुछ बूमिंग सेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो डीप टेक जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें AI/ML टेक्नोलॉजीज हो गई, रोबोटिक्स हो गया, ये कुछ कंप्यूटर विजन हो गया, ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो बहुत बूम कर रही हैं और आगे वाले समय में जाके काफी डोमिनेट करेंगी, ठीक है। धीरे धीरे करके आपके बहुत सारे कंप्लायंसेस, आपकी रेगुलेशंस ईज आउट हो रही हैं, आपके पास फंडिंग का ज्यादा आसान एक्सेस है। अगर आपके पास प्राइवेट इक्विटी वाले ऑप्शंस नहीं भी हैं, अगर आपके पास प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं है, HNIs नहीं है, आपके पास बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जहां से आप अवेल करके डेट या फिर ग्रांट के केस में कुछ ना कुछ अपने लिए पिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेंटरशिप और गाइडेंस। सो डिस्पाइट सो मेनी स्कीम्स, दो चीजें होती हैं, वन इज एन इंक्यूबेशन एंड वन इज एन एक्सेलरेटर, एंड देयर आर प्लस मेनी इनिशिएटिव्स। सो इंक्यूबेशन में क्या होता है, a lot of private and public colleges and institutes have their own incubation centers. तो वो क्या करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि हमें लगता है कि हम आपको गाइड कर सकते हैं क्योंकि आपका बिजनेस प्लान अच्छा है या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और हम इन रिटर्न आपकी हेल्प करेंगे फॉर सम XYZ रीजन, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अभी आज के डेट में फाइनेंस चाहिए या अगर आपको पैसे चाहिए, सो आप क्या करोगे, आप ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर के पास जाओगे जो आपको फंड्स रेज करने में हेल्प करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं जो मेंटरशिप देते हैं, जो गाइडेंस देते हैं, जो फंडिंग देते हैं, जो नेटवर्क्स देते हैं। उसमें वो आपको कोवर्किंग स्पेस भी देंगे कि आप उनके सेंटर पे बैठ के काम करिए, आपके पास वाईफाई है, आपके पास एक्सेस टू ऑफिस है, आपके पास एक्सेस टू क्लासेस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स, मार्केटिंग और बिजनेस बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मेरा फाइनेंस या मेरी फाइनेंशियल और अकाउंटिंग नॉलेज बहुत अच्छी नहीं है, तो एज एन इंक्यूबेशन प्रोग्राम मैं फाइनेंस और अकाउंटिंग सीख जाऊंगी ड्यूरिंग माय इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। ऐसे सिमिलरली एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स होते हैं, जो इंक्यूबेशन होता है उनकी टिपिकल साइकिल 3 months, 6 months, 9 months, 1 year भी होती है, जिसमें वो आपको 3 months के लिए पूरा गाइड करेंगे इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स होते हैं छोटे ड्यूरेशन में, आप ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हो, बट एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स का भी एक स्टेज होता है। अगर आप अभी अपनी कंपनी रजिस्टर करने की स्टेज में हो तो आप एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि आप उस स्टेज पे हो ही नहीं। जब आप ग्रोथ स्टेज पे या स्केलिंग स्टेज पे होगे तब आपके लिए एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स काम आ सकते हैं। सो IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, कोझिकोड, IITs दिल्ली, लखनऊ, रोपड़, मतलब ये तो मैंने कुछ ऐसे ही नाम ले लिए, बट अदरवाइज ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज एंड IITs and the topmost 50-60 colleges of the country have incubation programs. So please उनका benefit उठाइए, because आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा from them, ठीक है। और लास्ट है फंडिंग विंटर कॉन्सेप्ट। सो विंटर्स में सब स्लो हो जाते हैं, सबको सब थोड़ा सा
लेजी हो जाता है सब कुछ। तो वहीं से ये नाम निकला है फंडिंग विंटर कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बोलते हैं कि फंडिंग धीरे धीरे करके कम हो रही है। सो इन 2022 स्पेसिफिकली फंडिंग विंटर कॉन्सेप्ट वाज वेरी प्रेवलेंट। बहुत सारी स्टार्टअप्स फंडिंग नहीं रेज कर पाए थे। बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने और इंडिविजुअल्स ने अपना डाला हुआ पैसा वापस निकाल लिया था, बिकॉज उनको लग रहा था कि आगे स्केल करने में प्रॉब्लम होगी। अब एक कंपनी की ग्रोथ में ऑब्वियसली आपके कस्टमर्स और आपके स्ट्रैटेजी और इन सारी चीजों का हाथ होता है, बट देर आर अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जिन पे आप यूजुअली आप नहीं वर्क कर पाते, राइट। सो कोविड आया था, किसी को नहीं पता था, राइट, बट कोविड ने कितनी कंपनीज और कितने ऑपरेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई लॉट ऑफ पीपल टुक बैक देयर मनी इन एन इन्वेस्टेड फर्म जो कोविड अफेक्टेड थी। टेक क्यों बूम कर रहा है? क्योंकि इवेंचुअली एक टेक प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने के लिए आपके पास इतने आप शायद वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। ऑल यू नीड इज मे बी जस्ट अ सिस्टम एंड जस्ट एन इंडिविजुअल एंड यू आर सॉर्टेड, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है, सामने वाला फंडिंग एजेंसी या फंडर भी उसी के अकॉर्डिंग आप में इंटरेस्टेड होगा। या सो कुछ सक्सेसफुल एमएसएमईज और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज और एक वीडियो भी हम देखेंगे। सो 2-3 मैंने कुछ जब मैं रिसर्च कर रही थी और पढ़ रही थी, 2-3 जो मुझे अच्छे लगे, वन वाज रिश्ता फूड्स, वन वाज SM टॉयज एंड वन वाज बूजो कुल्फी। सो जो स्पेसिफिकली साउथ से हैं उन्होंने बूजो कुल्फी का नाम सुना होगा। कोई इनोवेशन नहीं है। द इनोवेशन इन बूजो कुल्फी वाज देयर कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द कुल्फी। तो उन्होंने बहुत ही कम कॉस्टिंग पे एक कुल्फी स्टिक बनानी शुरू करी और वहां से उनका प्रॉफिट बहुत जल्दी जनरेट हुआ। रिश्ता फूड्स स्टार्टेड इन 1924 फ्रॉम राजस्थान बेसिकली। एक इंडिविजुअल हैं, उनके दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया था ऑफ सेटिंग अप अ ग्रेन मिल। वहां से सेकेंड जनरेशन आई, फिर थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन ने फाइनली उस बिजनेस को पिक किया और उन्होंने रेडीमेड आइटम्स जैसे आपका MTR है या ये सारी हैं, उन्होंने वहां से उसको कॉन्सेप्ट को लाके अपना रिश्ता फूड्स के इडली डोसा बैटर और ये सारी चीजें शुरू करी। एंड राइट नाउ इट हैज अ टर्नओवर ऑफ ऑलमोस्ट 100 CR. Similarly, SM Toys, very very unique concept. So SM Toys के जो ओनर हैं वो कनाडा गए पढ़ने। कनाडा में उन्होंने देखा कि टॉयज का कितना बड़ा क्रेज है, तो उन्होंने क्या करा, वो इंडिया आए और जो कंपनीज हैं जो प्रमोशन के लिए टॉयज बनाती हैं उनके साथ उन्होंने टाई अप करना शुरू करा और उनके लिए टॉयज बनाने शुरू करे। तो आपका जो मैकडॉनल्ड्स में हैप्पी मील बनता है उसके साथ आपको जो जो टॉयज मिलते हैं वो सारे बेसिकली SM टॉयज या उनकी जैसी कंपनीज बनाती हैं, राइट। So there is some level of innovation, some level of different strategy each of them adopted to scale up in their own verticals. Yeah. ये वीडियो देखते हैं एक बार, just hold on. इसको मैं अगर आवाज नहीं आ रही है। New India हाँ जी, अभी आई। आ रही है? is a dream built on many dreams. Dreams of entrepreneurship, dreams of creating value, dreams of becoming self-reliant. To make it all come true, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises walks alongside Indian businesses every step of the way. Initially, everybody needs a collateral to when you want to borrow from the banks. But that time, MSME department helped us to give a collateral of around till 1 crore rupees, so that we don't have to worry about the collaterals and we can get funding from the bank to grow and to excel in our business. With the comfort of backing, MB began their journey towards building the unit that would make India self-reliant in polymers. The next step? Become bigger.
last almost 8-9 years, we have been using those schemes of subsidized interest. So that has been one of the very, very helping, because as an exporter, you are not only competing with other companies in India, but you are competing with various companies across the world. Dawar's dream was to become one of Agra's biggest shoe manufacturers. Now, the aim is the world. New interventions help Dawar multiply their growth potential exponentially. Ease of doing business in the Ministry of MSME's top priority. वन विंडो की नीति है, निवेश मित्र के जो नए पोर्टल खोले गए हैं, जो जीएसटी का जिस तरह से बदलाव किए गए हैं, फेसलेस इनकम टैक्स के जो बदलाव किए गए हैं, ये सारे बदलाव उद्योग को बहुत आगे ले जाने वाले हैं. Traditional artisanship hubs like Moradabad are on their way to becoming big global businesses. The Ministry of MSME works with them to stay traditional and yet state-of-the-art. हम कुछ भी अगर नई मशीन या नई टेक्नोलॉजी लाते हैं अपने बिजनेस में, तो उसके लिए हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं. साथ ही साथ वो अगर हमें टेक्नोलॉजी के उसमें जाना है तो हमें डिजिटल होना पड़ेगा. तो फॉर डिजिटाइजेशन एज वेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सपोर्टिंग अस, MSME is supporting us with lot of resources. A global tech revolution is underway. Indian MSMEs trailblaze the path. Tulip's R&D team builds machinery locally. Indigenous processes open up the way to self-reliance. The Ministry of MSME works on creating launch pads. Truly Indian brand which is being sold across supermarkets and retail shelves throughout so many countries, which makes us really very, very proud that we are taking our country places. The Ministry of MSME's vision is to make Indian MSMEs the world's supplier and to make millions of dreams come true. Indian micro, small and medium enterprises, the backbone of India's economy. ग्रेट. सो हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे जाते हैं. तो ये एक रेफरेंस के लिए मैंने आप सबके लिए स्लाइड बनाई थी. हो सके तो इसकी डेफिनेटली एक फ़ोटो ले लीजिएगा. जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आप जहाँ पे जाके ये सारी स्कीम्स और जितनी भी हमने बात करी उनके बारे में पढ़ सकते हो. सीड फंड इंडिया स्कीम है, MSME की अपनी वेबसाइट है, स्टार्टअप इंडिया की अपनी वेबसाइट है. उसी में आपके पास विमेन एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत सारे उनके प्रोग्राम्स हैं अलग अलग, उसके सब की डिटेल्स वहाँ पे जाके मिल जाएगी. तो इस स्लाइड की डेफिनेटली फोटो ले लीजिएगा. यस, सो आई थिंक दैट्स इट. सो हो सकता है आप सबके कोई सवाल हों, तो महाला जी आप मुझे वो सवाल पास ऑन कर देंगे अगर. Thank you, Garima. Thank you. We got so many comments in between. जो बात कर रहे हैं कि सेशन में जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं आर वेरी हेल्पफुल फॉर देम. कुछ सवाल भी रहे हमारे पास. अगर मैं सवालों को कैटेगरी में डाल पाऊँ तो कुछ सवाल बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ जो हमारे रेगुलर वीकली सेशन है उनके बारे में. तो विकास एंड प्रवीण पूछ रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में अगर थोड़ा और बता पाएं तो वो वाला अगर आप फिर से कवर कर पाएं, जहाँ पे आप कि क्या होती हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स, अगर इसके बारे में थोड़ा बात कर पाएं. ओके. सो बेसिकली ग्रांट का मतलब है कि आप एक गवर्नमेंट से हेल्प मांग रहे हो फॉर सम पर्पस. ठीक है. जब आप लोन के लिए या प्राइवेट इक्विटी रेजिंग के लिए जाते हो तो आपके पास द वैल्यू ऑफ द फंड जो आपको चाहिए हमेशा ज़्यादा क्लेम कर सकते हो. आप जाके बोल सकते हो कि मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, 20 लाख का लोन चाहिए, 50 लाख का लोन चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट लगता है जो इवेंचुअली सामने वाले को वापस रिटर्न हो जाता है. राइट. सिमिलरली अगर आप प्राइवेट इक्विटी की बात करते हैं तो आप अपनी कंपनी के शेयर होल्डिंग राइट्स सामने वाले को टू सम परसेंटेज दे रहे हैं. ग्रांट का मतलब ये है कि आपने सामने वाले से पैसा मांगा है, यू आस्क्ड फॉर सम मनी
where you do not have any liability. So in that case, the amount that is granted in a grant is very small as compared to a larger loan or a private equity fundraising, because it is just a help without returning anything. So it's almost like कि मैंने महाला जी को 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए ले दिए, बट मैंने उनको बोला कि आप अपना बिजनेस चलाइए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस में बहुत कैपेबिलिटी है, एज अ गवर्नमेंट मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, राइट? एंड महाला जी उन फंड्स को यूज करेंगे फॉर जो भी उन्होंने जिस बेसिस पे ग्रांट मांगा होगा, और उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, उनको इवेंचुअली कोई रिटर्न नहीं देना. तो ग्रांट वर्ड इटसेल्फ मींस कि आप किसी की हेल्प कर रही हो, आप ग्रांटिंग अ प्रिविलेज, ये मान के चलिए. थैंक यू. एक और सवाल है, प्रभु कुमार मेहतो जी पूछ रहे हैं, इज देयर एनी एमएसएमई स्टार्टअप प्लेन इन मेडिकल फील्ड? तो शायद अगर मैं इनका सवाल से ही समझ पाया तो वो कह रहे हैं कि एमएसएमई स्टार्टअप जो करना चाहिए वो मेडिकल फील्ड में भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल 100%. सो प्रभु, जैसे मैंने अपनी स्लाइड में कवर किया था, एमएसएमईज की जो स्कीम्स हैं वो ऑलमोस्ट 100+ एरियाज में डिवाइडेड है. सो अगर आप मेडिकल फील्ड की बात करो तो उसमें मेडिकल साइंसेज, एलाइड साइंसेज, आयुर्वेदा, हेल्थ केयर, ये सारे, और ऑब्वियसली और भी बहुत सारे सेक्टर्स, सबके लिए स्कीम्स डिवाइडेड है. अब स्कीम में भी आपका क्या पर्पस है, हो सकता है आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सेंटर खड़ा करना चाहते हो, या फिर हो सकता है आप पैरामेडिकल सर्विसेज खड़ा करना चाहते हो, या फिर आप हो सकता है कि आप फिजियोथेरेपी खड़ा करना चाहते हो, या आप मेडिकल सेंटर खड़ा करना चाहते हो. सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या पर्पस है, उस स्कीम के लिए आप फाइनली जाके उनका रीड कर सकते हो कि कौन सी आपके लिए एप्लीकेबल है और उसमें गवर्नमेंट आपको क्या प्रिविलेज दे रही है. थैंक यू गरिमा. गरिमा, एक और सवाल है माइजेन से कि स्टार्टअप स्कीम हैदराबाद में भी कोई है क्या? तो आई थिंक 2 तरह की स्कीम जो आपने प्रेजेंटेशन शेयर करे थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, दूसरा स्टेट स्पेसिफिक भी है. तो आप जब भी एमएसएमई की वेबसाइट पे जाएंगे या स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आप फिल्टर डाल सकते हैं लोकेशन वाइज या जो आपकी फील्ड है, एंड देन वहां से वो स्कीम के बारे में पता लगा सकते हैं हैदराबाद या किसी भी लोकेशन. करेक्ट. तो आप सो स्पेसिफिकली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, ऑलमोस्ट हर स्टेट की डिफरेंट स्कीम्स हैं. सो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनमें आपको दिख जाएगा कि क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं, और वहां पे जाके डिपेंडिंग ऑन योर केस आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं. बहुत सारे लोग आपको मैसेज भी कर रहे हैं कमेंट में कि ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहा और हम ऐसी कन्वर्सेशन आपके साथ फिर कभी करना चाहेंगे. थैंक यू सो मच. मैं अपना ईमेल आईडी शेयर कर देती हूँ महाला जी. मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं जो आंसर नहीं हुए हैं वो मुझे आप ईमेल कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उनके रिप्लाई कर दूंगी. मेरा ईमेल आईडी है guptagarima@boldandbeautiful.co. ठीक है. मैं महाला जी को रिक्वेस्ट करूंगी वो चैट पे भी डाल देंगे आप सबके लिए. जो भी सवाल हो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा सबका रिप्लाई भेज दूंगी. थैंक यू गरिमा जी. एंड जो आप सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं दैट विल डेफिनेटली हेल्प सो मेनी यूथ. Those who are listening to this conversation, you can also connect with Ms. Garima Gupta on LinkedIn as well. And thank you for joining Garima ji today. It was great having you. Thank you so much महाला जी. Thank you. जब हम अभी इस सेशन को फिनिश करने से पहले हम 5 मिनट और लेना चाहेंगे आप सबकी. Generally कि those who wanted to start your own business, definitely अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो ये कन्वर्सेशन आप फिर से देखिएगा. जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है और वो जॉब्स में इंटरेस्टेड है, एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं है, तो आप गूगल पे जाके आप सिंपल हमारा NCS पोर्टल देख सकते हैं. सबसे पहले जो NCSportal.gov.in वेबसाइट आएगा. अगर आप ऑलरेडी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन करिएगा, नहीं रजिस्टर किया हुआ है तो आप अपने आप को रजिस्टर करिए. अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो
जैसे मैंने रजिस्टर कर रखा है, मैं अपने आप को लॉग इन करूंगा अभी। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे जॉब सीकर वाले से आप क्लिक करके यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं। कीवर्ड जैसे मैं ऑफिस या फिर सेल्स मैनेजर का, या जो भी जॉब आपको करनी है लोकेशन का, वो फिल्टर डाल सकते हैं। सारी जॉब्स की डिटेल आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगी, जो भी करंट ऑप्शन है। आप यहाँ पे सैलरी वाइज, ऑर्गेनाइजेशन वाइज, लोकेशन वाइज या जो जॉब आपने अप्लाई करनी है सबकी डिटेल देख सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप रिसोर्स सेक्शन का यूज कर सकते हैं। आप एनसीएस के न्यूज़लेटर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपने आसपास नजदीकी करियर सेंटर भी देख सकते हैं अगर आपको अपस्किल करना है अपने आप। अगर जॉब सीकर को एक जनरली आपको प्रोसेस जानना है कि आपके अप्लाई करने के बाद क्या होता है, तो रजिस्ट्रेशन फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं। आप जॉब सीकर हैंडबुक भी देख सकते हैं, जो जनरली आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे अप्लाई करें, कैसे आपको रिज्यूमे बनाना है, कैसे आपको एनसीएस पोर्टल हेल्प करेगा। कुछ रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स भी हैं एनसीएस के, जो आपकी साइड डेटा जॉब्स के अराउंड है कि हर सेक्टर में कितने जॉब्स हैं, तो आप ये सब देख सकते हैं। अगर आप करियर काउंसलर से अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप करियर काउंसलर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ करियर सेंटर्स हैं एंड होम पेज पे आप नीचे जाके करियर काउंसलर्स को भी देख सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल होते हैं कभी भी, तो एनसीएस ने आपके लिए एक हेल्पलाइन रखी है जो ट्यूसडे से संडे सुबह 8 से शाम 8 बजे तक अवेलेबल रहती है। आप कभी भी अपने किसी भी फोन नंबर से टोल फ्री 1514-1514 पे कॉल करके अपने सवालों की जानकारी ले सकते हैं। और बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप एनसीएस पोर्टल पे अपने आप को एक्सप्लोर करिएगा एंड डेफिनेटली देयर विल बी समथिंग फॉर यू। सो इसके साथ हम विदा लेंगे। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा गरिमा गुप्ता जी का। हम अगले वीक संडे 11 बजे फिर से मिलेंगे आपसे एक अलग विषय पर चर्चा के साथ, एक नए एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए।